हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो हम आ गए हैं पार्ट 2 के साथ, चैप्टर 2 क्लास 12 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक का ये चैप्टर 2 है। जो पार्ट 1 है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, आप जाके फटाफट से चेक कर लीजिए। और अब हम ये पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जो आज हम इस चैप्टर 2 में पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं टॉपिक्स, वो है फर्स्ट टॉपिक है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स, सेकंड है कंजप्शन वर्सेस कैपिटल गुड्स, एंड थर्ड इज 5 बेसिक टर्म्स जो हमें नेशनल इनकम चैप्टर सिखाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबको पता है कि गुड्स क्या होता है। गुड्स, ठीक है, गुड्स वो है जो बेसिकली कमोडिटीज़ जो हमारी वांट्स और नीड को सेटिस्फाई करता है, यानी हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यही गुड्स होता है। तो जो हमारी इकोनॉमी है उसमें 2 टाइप की गुड्स डिवाइडेड है। फर्स्ट है फाइनल गुड्स एंड सेकंड इज इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब ये होता है कि वो जो गुड है वो फाइनली पूरी तरह प्रिपेयर्ड है कंज्यूमर के हाथों में जाने के लिए। ये जो फाइनल गुड्स है ये पूरी तरह तैयार है कंज्यूमर के हाथों में जाने के लिए, ठीक है, और या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस करने के लिए या फिर कंज्यूमर के हाथों में जाने के लिए ये फुली प्रिपेयर्ड है, ठीक है। ये वो गुड है जो हमेशा प्रिपेयर्ड है रहता है, यानी वो हमेशा तैयार रहता है। प्रोडक्शन, और जो ये गुड होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि प्रोडक्शन बाउंड्रीज़ का मतलब क्या होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री ये होती है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक रेखा, यानी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में एक दरार लाइन आती है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। इज दैट क्लियर? तो जो ये फाइनल गुड्स होता है ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, ठीक है। इसका रूल जो है ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करता है, ये कंज्यूमर पर्पस करने के लिए होते हैं, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए होते हैं फाइनल गुड्स। इज दैट क्लियर? सो नाउ अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते हैं। देखो, जो फाइनल गुड्स हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब ये क्यों नहीं करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्रीज क्रॉस? इसका मतलब ये है कि ये तो कंज्यूमर के हाथों में जाते हैं, ये जो है ये कंज्यूमर के हाथों में नहीं जाएंगे, ये प्रोड्यूसर के बीच में ही घूमते रहते हैं, ठीक है। यानी जैसे एक प्रोड्यूसर के पास गया, उससे दूसरे ने ले लिया, दूसरे से तीसरे ने ले लिया और तीसरे से चौथे में ले लिया। तो ये जो गुड्स हैं ये प्रोड्यूसर में ही घूमते रहते हैं, प्रोड्यूसर के बीच ही घूमते रहते हैं, और ये जो होते हैं ये कंज्यूमर के हाथों में जाते हैं। इज दैट क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर है? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो रीसेलिंग पर्पस के लिए होते हैं। किस पर्पस के लिए होते हैं? रीसेलिंग पर्पस के लिए होते हैं। और दूसरा, ये फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर में यूज़ किए जाते हैं। फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर का मतलब है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है। अब आप समझिए कि मैं एक मिठाई दुकानदार है, मिठाई वाला दुकानदार है, उसने ख़रीदी है चीनी। अब उसने चीनी क्यों ख़रीदी है? उसने चीनी मिठाई बनाने के लिए ख़रीदी है, ठीक है। तो उसने जो चीनी ख़रीदी है वो मिठाई बनाने के लिए ख़रीदी है, ठीक है। तो जो रीसेलिंग पर्पस में आएगा वो होगा चीनी, क्योंकि वो चीनी जो है वो रीसेल करेगा। ये तो नहीं है ना कि डायरेक्ट वो चीनी ही दे देगा, वो पहले मिठाई बनाएगा, मिठाई में चीनी को मिलाएगा तो फिर वो देगा, ठीक है। तो जो चीनी है वो रीसेलिंग पर्पस में आ चुकी है, ओके। वो चीनी को रीसेल कर देगा, जो मिठाई वाला होगा वो चीनी को रीसेल कर देगा, ठीक है। अब उस चीनी से उसने फर्दर प्रोडक्शन किया मिठाई का सेम ईयर, ठीक है। अब सेम ईयर इसीलिए अगर कोई गुड फर्दर प्रोडक्शन के लिए जाता है इन द सेम ईयर, ठीक है। अब जो ये सेम ईयर है, जो ये सेम ईयर लिखा है, ये लिखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सेम ईयर नहीं लिखते हैं तो जो ये इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट नहीं होगा, ये सीधा चला जाएगा फाइनल गुड्स में। अगर आप सेम ईयर नहीं लिखोगे तो सेम ईयर लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वो गुड्स होते हैं जो रीसेलिंग पर्पस के लिए होते हैं या फिर प्रोडक्शन के लिए होते हैं इन द सेम ईयर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सेम ईयर लिखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक चीज़ देखिए,
ठीक है, अब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं। जो गुड्स फाइनल गुड्स में कंज्यूमर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो गुड्स फाइनल गुड्स में कंज्यूमर के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे कहते हैं कंजप्शन गुड। ओके, और जो फाइनल गुड्स में गुड्स इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। इज दैट क्लियर? अब हम इसको, इस फ्लो चार्ट को अब हम डिफरेंस में समझेंगे बहुत ही ज़्यादा। जो ये क्वेश्चन है फाइनल गुड्स एंड द इंटरमीडिएट गुड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम में आपको पूछा ही जाता है 4 to 3 मार्क्स का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब आपको इसका डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। सो अब हम बात करते हैं फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपको हर बार बताती हूँ, जब भी आप कोई भी डिफरेंस लिखें तो सबसे पहले एक तो वो टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, सबसे पहले वो टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, और सेकंड आपको हमेशा उसके बेसिस लिखते चलने चाहिए। इज़ दैट क्लियर? ये आपको बात अच्छे से क्लियर है? तो ठीक है, अब जो मैंने आपको फ्लो चार्ट में बातें समझाई थी वही बातें सारी यहाँ पर रिटन फॉर्म में लिखी गई हैं। तो आइए हम एक एक करके इसको समझते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मीनिंग से, फाइनल गुड की मीनिंग से। इसकी मीनिंग क्या कहती है? दोज गुड्स विच आर यूज फॉर कंजप्शन पर्पस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, फाइनल गुड्स की मीनिंग ये कहती है कि यह वह गुड्स होते हैं जो कंजप्शन पर्पस या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिए जाते हैं। ये वो गुड्स होते हैं कंजप्शन पर्पस के लिए लिए जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिए जाते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड इधर फॉर रीसेल पर्पस और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स जो कि रीसेलिंग के लिए होंगे या पर्पस फॉर फर्दर इन द सेम ईयर के लिए होंगे, या तो वो रीसेलिंग पर्पस के लिए होंगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए होंगे इन द सेम ईयर। अब मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि आपको सेम ईयर लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेम ईयर नहीं लिखते हैं तो वो फाइनल गुड्स में माना जाता है। इज दैट क्लियर? अब हम बात करते हैं इंक्लूड। अब इंक्लूड ये किस में होते हैं? दे आर इंक्लूडेड नेशनल एंड डोमेस्टिक गुड्स। ये जो फाइनल गुड्स होते हैं ये नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में ऐड किए जाते हैं, यानी इंक्लूड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि ये वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के हाथों में गए होते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात आपको क्लियर है? ये कंज्यूमर के हाथों में जाते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? दे आर नीदर इंक्लूड इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स कभी इंक्लूड नहीं होते हैं नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम में। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड यूज़ की। यूज़, अब ये कैसे यूज़ के लिए होते हैं? ठीक है, दे आर रेडी फॉर यूज़ बाय फाइनल यूज़र्स। ये रेडी फॉर यूज़ है, एक बार कंज्यूमर के हाथों में गया तो वो इसे डायरेक्टली यूज़ करेगा। जो कंज्यूमर होगा, जैसे एक कंज्यूमर होगा वो इसे डायरेक्टली यूज़ करेगा। ठीक है, वो डायरेक्टली इसे यूज़ करेगा। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दे आर नॉट रेडी टू यूज़, ये डायरेक्टली यूज़ नहीं किए जाते हैं क्योंकि कंज्यूमर के पास नहीं जाते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। अगेन प्रोडक्शन बाउंड्री आ गई है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है। प्रोडक्शन बाउंड्री वो बाउंड्री है जो कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन के बीच में एक रेखा होती है, इसे हम प्रोडक्शन बाउंड्रीज कहते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्शन बाउंड्री का करें, दे हैव क्रॉस प्रोडक्शन बाउंड्रीज। जो फाइनल गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं। मैं आपको इससे पहले ही बताया था, फ्लो चार्ट में आपको अच्छे समझाया था। और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दे हैव स्टिल विद इन प्रोडक्शन बाउंड्रीज, ये प्रोडक्शन बाउंड्रीज में ही रहते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइनल गुड्स का, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन। अब एक हाउस होल्ड के मेंबर ने, मतलब हाउस के एक पीपल ने मिल्क पर्पस मतलब मिल्क परचेज किया है, उसने अपने लिए मिल्क खरीदा है, उसने अपने काम के लिए मिल्क खरीदा है ना, उसने अपना पीने के लिए मिल्क खरीदा है, दही जमाने के लिए मिल्क खरीदा है, पनीर बनाने के लिए। ठीक है, तो मतलब उसने अपने काम के लिए ही उसने खरीदा है मिल्क, तो वो किस में आ गया? फाइनल गुड्स में आ गया। अब हम इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क परचेज बाय डेयरी फॉर अ फर्दर प्रोडक्शन। अब एक डेयरी ने खरीदा है मिल्क फर्दर प्रोडक्शन के लिए, दूध बेचने के लिए, दूध से पनीर बना के बेचेंगे, दूध से दही बनाकर बेचेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 to 3 मार्क्स का ज़रूर आएगा, आप इसे अच्छे से पढ़ें। नाउ
अब हम आते हैं एक छोटे से डिफरेंस पर। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा डिफरेंस, कंजप्शन गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। ये जो दोनों गुड्स होते हैं ये फाइनल गुड्स के अंदर आते हैं। फाइनल गुड्स दो चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, या तो कंज्यूमर के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो जो कंज्यूमर के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको बोलते हैं कंजप्शन गुड्स, क्योंकि वो डायरेक्ट ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई करते हैं। और जो गुड्स इन्वेस्टमेंट लेते हैं उनको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। ओके, अब देखो जो कंजप्शन गुड्स होते हैं इसकी मीनिंग है दोज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं उसे कहते हैं कंजप्शन गुड्स। एंड दोज गुड्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। अब हम पढ़ते हैं प्रमोट, ठीक है, यानी प्रमोशन, ठीक है। अब हम कंजप्शन गुड्स, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करता क्योंकि ये डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथों में चला गया। जो ये गुड्स है ये सीधा डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथों में चला गया, तो जो ये होगा ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट नहीं करेगा। ओके, और ये कैपिटल गुड्स जो है ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को करेगा प्रमोट, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं लाइफ पर। लाइफ, इसकी लाइफ जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब आपकी मम्मी चीनी लाती है, घर के लिए चीनी लाती है, तो क्या चीनी वो अनलिमिटेड है? क्या वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, हमेशा ज़िंदगी भर चलेगी? नहीं ना, उसकी एक मतलब फिक्स डेट होती है ना, मतलब फिक्स उसका होता है कि भाई एक हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, 2 हफ्ते में, या 1 मंथ लगेगा, कितना भी, पर उसका एक है लिमिटेशन है। तो इसका भी है, दे हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, ठीक है, इसकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, ठीक है। अब जो कैपिटल गुड्स है दे हैव एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन अ ईयर। जो कैपिटल गुड्स होते हैं उसमें एक्सपेक्टेड लाइफ जो होती है वो होती है मोर देन अ ईयर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडस्ट्री में, अब आप एक एग्ज़ाम्पल लिए, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री में मशीन्स लगी है, ठीक है, मशीन्स लगी है, ये मशीन्स है। अब जो वहाँ पे वो है प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर तो नहीं, प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे पता है कि मेरी मशीन 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ख़राब नहीं होगी। मतलब जो ये मशीनें हैं ये मोर देन अ ईयर चलेंगी, 1 साल से ज़्यादा ये जो मशीनें हैं ये चलेंगी, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड्स में आती है। इज दैट क्लियर है आपको? और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो। नाउ अब हम पढ़ेंगे 5 बेसिक टर्म जो नेशनल इनकम में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। ओके, ये तो अभी 3 है सबसे पहले, अब हम इन तीनों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, जो ग्रॉस है उसका मतलब होता है टोटल। वैसे ही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मतलब हो गया टोटल, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी टोटल आपने ऐड किया है अपनी इकोनॉमी में, आपने जितना भी अपना इकोनॉमी में जितना भी टोटल ऐड किया है, दैट इज़ अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, सेकंड इज नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो नेट का मतलब होता है नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब बेसिकली एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। देखो, ग्रॉस का मतलब होता था पूरा यानी टोटल, लेकिन पूरे में से जितना आपने एक्चुअल इन्वेस्ट किया है, पूरे में से जितना आपने एक्चुअल इन्वेस्ट किया है उसे कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपने जितना भी एक्चुअल इन्वेस्ट किया है अपनी इकोनॉमी में, दैट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये टैंक है हमारा, वाटर टैंक, ठीक है, सबके घरों में टैंक होता है। अब इस टैंक में जितना पानी भरा है, यानी जितना पानी भरा है टोटल, ये पूरी वाटर टैंक है, अब जितना भी पानी भरा है टोटल, दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब जितना भी टोटल है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ठीक है,
अब जितना उसमें से हमने एक्चुअल पानी लिया है, मतलब उस टाइम जितना, अब देखो टोटल तो ये था, अब एक्चुअल पानी अब हमने खर्च कर लिया, टंकी खाली हो गई, टंकी आधी हो गई है, ठीक है। अब उसमें जितना भी एक्चुअल पानी है, ऊपर वाली टंकी कौन देखना, आपको सिर्फ एक्चुअल देखना है, जितना भी एक्चुअल पानी है दैट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन पे। डेप्रिसिएशन हमने 11th क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, पर फिर भी हम एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। इट इज़ द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू अ नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड एब्सोलेंस। ओके, तो जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि एसेंट्स की वैल्यू फॉल होती है। अब देखो जो एसेंट्स होते हैं उसकी वैल्यू फॉल होती है। अब हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें थोड़ा ऊंच नीच होती रहती है, ठीक है। उसमें जैसे कुछ टूट गया, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी में कुछ हो गया, ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नीचे होता ही रहता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो अब जितना भी, अब क्यों देखो, अब जो हमारी एसेंस है, एसेंस की वैल्यू है वो फॉल होती है। क्यों होती है? समय के साथ साथ होती रहती है। अब ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि अब हमारी जो प्रॉपर्टी है वो जैसे टूट फूट सकती है या ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। मतलब उसमें जितना भी चेंज होगा, उसमें जितना भी चेंज होगा वो उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। दैट इज़ डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर? अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि अब हमने टैंक का एग्जांपल ले लेते हैं। अब टैंक में से एक टैप निकल रही है, ये टैंक था, ये हमारी टैप निकल रही है, मतलब पानी की टंकी निकल रही है, टैप निकल रही है। वो आपको पानी दे रही है हर वक्त आपको पानी देती है। जब आप खोलो जब पानी आता है, जब आप बंद करो चला जाता है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन ही, मतलब एक तरह का डेप्रिसिएशन ही है। डेप्रिसिएशन में भी हर वक्त चेंज होता रहता है अमाउंट, कभी रिड्यूस होगा, ठीक है, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। वैसे ही जो टंकी का पानी होता है वो भी टैप रिड्यूस कर रही है, ठीक है। दैट इज़ डेप्रिसिएशन। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस वैल्यू सेम है। इन्वेस्टमेंट लिखा, ये मत सोचना कि इन्वेस्टमेंट लिखा है तो वैल्यू क्या होगी, भाई ये सेम ही है दोनों। इज इट क्लियर? इक्वल टू नेट वैल्यू, नेट इन्वेस्टमेंट नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, ये होता है इसका फॉर्मूला। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब ऐसे ही आपको अब जो आप आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें आपको फॉर्मूले ही दिखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स ही दिखने वाले हैं, तो घबराइए मत। कशिश शर्मा आपके साथ है। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ इज़ NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड द सब्सिडीज़। ये डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ का। अब सबसे पहले हम समझते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है? ये वही टैक्स होता है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट करती है प्रोड्यूसर के ऊपर, मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर ये गवर्नमेंट सीधा करती है प्रोड्यूस, ठीक है, इंपोर्ट करती है गवर्नमेंट। ये ऐसा टैक्स होता है जो डायरेक्ट हम पे लग के नहीं आता, ये प्रोड्यूसर पे लगता है, ठीक है। जो ये टैक्स होता है ये प्रोड्यूसर पर लगता है, ये डायरेक्ट हम पे नहीं लगता, इसलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है, डायरेक्ट टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट हम पर नहीं लगता। मैंने अभी आपको बताया जो टैक्स है वो डायरेक्ट हम पे नहीं लगता। अब हम बात करते हैं सब्सिडीज़ की। सब्सिडीज़ मतलब आप समझिए एक तरह का छूट होता है, ठीक है। ये कहता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये है, ठीक है, ये जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये गवर्नमेंट देती है। जहाँ एंटरप्राइज कुछ भी हो सकता है, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो सकती है, ठीक है। जैसे अब देखो इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ छूट मिलती है। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जो हमारे घर में सिलेंडर आता है, सिलेंडर पे भी सब्सिडीज़ लग के आती है, सब्सिडी लग के आती है, मतलब एक तरह की छूट लग के आती है, ठीक है। ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ छूटें मिलती हैं, उनको भी कुछ सब्सिडीज़ मिलती है। पर सर्टेन कमोडिटी के अंदर। अब सर्टेन कमोडिटी मतलब क्या होता है? मतलब कुछ ही कमोडिटी में, ये नहीं कि आपने कुछ भी खरीदा तो आपको छूट मिल रही है, मतलब कुछ ही चीज़ों में आपको सिर्फ छूट मिलेगी। ये आपको क्लियर है अच्छे से? अब इसका फॉर्मूला होता है NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ओके,
नाउ अब हम बात करते हैं हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझना होगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझना होगा। ये वो इनकम होती है जो फैक्टर इनकम है, ठीक है। ये वो इनकम होती है जो फैक्टर इनकम है रिसीव करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योर। दिस फोर इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, क्लियर है। अब जो बाहर के देशों से जो फैक्टर इनकम आती है, बाहर के देशों से जो फैक्टर इनकम आती है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो बाहर से देशों से हमें इनकम मिल रही है, बाहर के देश से हमारे देश में इनकम आ रही है, उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, और वही पैसा कोई बाहर के लोगों को अगर अब वही पैसा जो हमें मिल रहा है, अब हम जो हमारी गवर्नमेंट है वही पैसा अगर हम बाहर के देशों को दे रहे हैं, हमारा देश बाहर के देशों को देता है वही पैसा, तो उसे हम कह देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब देखो, अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द फैक्टर इनकम टू पेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इन दोनों का डिफरेंस होता है NFIA, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस होता है NFIA, फैक्टर इनकम का, और इसका NFIA होता है डिफरेंस, ठीक है। ये वो फैक्टर इनकम रिसीव हो रही है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारी कंट्री को छोड़कर दुनिया के हर देश से, हमारी कंट्री को छोड़कर दुनिया के हर देश से जितना पैसा आ रहा है वो फैक्टर इनकम के दौर से वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब बाहर के पैसों से जितना, बाहर के देशों से जितना हमारी देश में इनकम आ रही है वो होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो हमारा देश बाहर के देशों को दे रहा है, इनकम पेड किया जा रहा है बाहर के देशों को, उसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है? बहुत अच्छे से चैप्टर आप सबको क्लियर है। और यही होता है हमारा चैप्टर फिनिश। सो हमने चैप्टर 2 बेसिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लिया है फिनिश। जो इसके फुल चैप्टर के नोट्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छे से नोट मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।